एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल संसद में बैठकर बिताए हो, देश की आरंभिक सरकारों में न केवल बड़े बड़े पदों पर रहा हो, बल्कि 1971 की इम्पोर्टेंट जंग में देश का रक्षा मंत्री भी रहा हो। ऐसा व्यक्ति दलित शोषित चेहरे का प्रतिनिधित्व करता था और बड़ी संभावना थी कि उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता। लेकिन अचानक उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी प्रधानमंत्री बनने की लालसा धरी की धरी रह जाती है। उसे बदनामी झेलनी पड़ती है, वो अलग। अगर आप नहीं समझ पाए हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हमारा आज का वीडियो आधारित है बाबू जगजीवन राम पर, जिन्हें देश के शीर्ष पद पर पहुंचने के पहले ही अपने कदम पीछे हटाने पड़े। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं उनके जीवन की कहानी। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में जिस बालक का जन्म हुआ, उसे बचपन से ही बाबूजी के नाम से बुलाया जाने लगा। उनके पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे। उनका नाम शोभा राम था। हालांकि वो बेसिकली किसान थे, लेकिन उनकी जल्द ही मौत हो गई। परिवार पर आर्थिक संकट के बादल छा गए। बाबू जगजीवन राम की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी मीडियम के स्कूल से हुई, लेकिन वो जिस समुदाय में आते थे, उस समय उस समुदाय के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। यही वजह थी कि उनके समाज के लोगों के लिए पीने के पानी की स्कूल में अलग व्यवस्था की जाती थी, जिसका जगजीवन राम ने उस समय काफी विरोध किया। और उनके इस विरोध को देखकर ही स्कूल में सभी बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए एक सी व्यवस्था की गई, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बाबू जगजीवन राम के विरोध के आगे झुकना पड़ा। इसके बाद वो हायर स्टडी के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए वहाँ भी उन्हें छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। यही वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में उस समय एक बड़ी मजदूर रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें बाबू जगजीवन राम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद साल 1936 में जब उनकी उम्र 28 साल की थी, तब वो बिहार विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किए गए। यहाँ से उनके पॉलिटिकल करियर की ऑफिशियल स्टार्टिंग हो गई। 1937 में डिप्रेस्ड क्लास लीग के चुनाव में वो निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव में बाबू जगजीवन राम के साथ साथ 14 विधायक और चुने गए, इसलिए कांग्रेस ने उन सबको अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद हिंदू महासभा के एक सेशन में सबके सामने उन्होंने मंदिरों और कुओं को दलित समुदाय के लिए भी खोले जाने का प्रस्ताव रखा, जो उस समय काफी चर्चा का विषय बन गया। उनके इस प्रपोजल ने चारों तरफ हलचल मचा दी, क्योंकि जिस काम को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आलोचना करके किया करते थे, बाबू जगजीवन राम ने वही काम विपक्ष के बीच प्रस्ताव रखकर किया। इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और बाबू जगजीवन राम को जेल जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद नई सुबह इनके लिए नई किरण लेकर आई थी। साल 1946 में बाबू जगजीवन राम को जवाहरलाल नेहरू की सरकार में लेबर मिनिस्टर का पद दिया गया था। वो उस समय के सबसे कम उम्र के मंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। लेबर मिनिस्टर के पद पर रहते हुए बाबू जगजीवन राम ने मजदूरों के हित में कानून बनाना शुरू किया। अपने पद पर रहते हुए बाबू जगजीवन राम ने मजदूरों के हित में इतने सारे काम किए कि आगे चलकर उन्हें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी चुना गया। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी मंत्री पद पर कार्यरत कर चुके थे। आगे चलकर वो इंदिरा गांधी की सरकार में भी वो कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने इस देश में हरित क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। साल 1969 में कांग्रेस पार्टी में कुछ डिस्प्यूट के चलते वो 2 भागों में बट गई। इस डिस्प्यूट में बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी के साथ जाना डिसाइड किया और उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस और सरकार में उनकी वही पोजीशन थी जो इस समय मोदी सरकार में अमित शाह की है। साल 1969 से 1974 तक वो इंदिरा गांधी सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर रहे। उनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और उसके 2 टुकड़े किए। साथ ही बांग्लादेश के निर्माण में भी इनका अहम योगदान था। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया, बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दिया और साल 1977 में उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। बाबू जगजीवन राम का कद इतना बड़ा था कि उस समय की जनता पार्टी भी उनसे घबराती थी। साथ ही इंदिरा गांधी को भी उनके जाने से बड़ा झटका लगा। आने वाले मार्च महीने में देश में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे और बाबू जगजीवन राम की पार्टी के ज्यादातर सदस्यों के जीत कर आने की संभावना थी। बाबू जगजीवन राम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले थे। इसी दौरान कांग्रेस की सरकार ने सरकारी टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर फिल्म बॉबी को चलवा दिया। उनको लगा कि शायद लोग इस फिल्म को देखने के चक्कर में घर में ही रुक जाएंगे और बाबू जगजीवन राम की रैली फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उनकी ये रैली जबरदस्त हिट रही और इस रैली में उन्हें एक बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिला। उसके दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन थी कि जगजीवन राम बीट्स बॉबी।
इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी की जीत हुई। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के पद पर बैठना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरह से तख्ता ही पलट दिया। दरअसल बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम शादीशुदा आदमी थे। शादीशुदा रहते हुए भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा सुषमा के साथ चल रहा था। सूर्या नाम की एक मैगजीन ने एक सनसनीखेज आर्टिकल के साथ सुरेश और सुषमा की कुछ इंटीमेट तस्वीरें प्रकाशित कर दी। इन तस्वीरों में सुरेश सुषमा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद तो भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। बाबू जगजीवन राम का जो कद उस समय देश के टॉप लीडर्स के साथ हुआ था, वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ गया। ये उस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था। इसके बाद बाबू जगजीवन राम अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। कहां वो देश में सबसे टॉप के लीडर्स थे, लेकिन वो इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान के नेता हो गए। आगे चलकर सुरेश ने सुषमा से शादी भी कर ली, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इस पूरे इंसिडेंट का सूत्रधार इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी को माना गया, क्योंकि उस समय बाबू जगजीवन राम का कद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, उसे देखकर इंदिरा गांधी को इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हो रही थी। हालांकि ये तमाम अटकलें ही थी और इन अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन इन तमाम बातों को उस समय और मजबूती मिली जब नेशनल हेराल्ड के तत्कालीन संपादक खुशवंत सिंह ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब अपने दफ्तर पहुंचे वो, तो उन्हें अपने दफ्तर में एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थी। ये तस्वीरें अश्लील थी। उन्होंने कहा कि कामसूत्र में 64 आसन होते हैं, लेकिन ये केवल 10 तस्वीरें थी। इन तस्वीरों को देखकर वो समझ गए कि इसमें जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम है। खुशवंत सिंह उस समय सूर्या मैगजीन के कंसल्टेंट एडिटर थे। उनसे कहा गया कि वो मैगजीन के अगले अंक में इन तस्वीरों को छाप दें, लेकिन ये किसी के व्यक्तिगत जीवन की निजी तस्वीरें थी, जिसे छापने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो बाद में उनसे ये कहा गया कि या तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाए या फिर इन तस्वीरों को पब्लिश कर दें। खुशवंत सिंह ने कांग्रेस में शामिल होना बेहतर समझा, लेकिन आगे चलकर जब इंदिरा गांधी की डिमांड बढ़ती चली गई तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले से ठीक दूसरे दिन ही सूर्या मैगजीन में वो तस्वीरें छप गई। इस बात को लेकर सुरेश ने सफाई दी कि ये सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जब वो अपने मित्र के साथ कार में घूम रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनका अपहरण करके जबरदस्ती उनके साथ ये सब किया और तस्वीरें खींच ली, लेकिन इस सफाई का पब्लिक पर कोई असर नहीं हुआ। खुशवंत सिंह ने ये बात भी कही थी कि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें जानबूझकर खींची गई हैं। सुरेश और सुषमा को मालूम था कि ये तस्वीरें खींची जा रही है। हो सकता है कि उनके कमरे में एक टाइमर वाला कैमरा लगाया गया हो। बाद में और साल 1980 में उन्होंने कांग्रेस जे नाम से एक नई पार्टी बनाई, लेकिन ये पार्टी भी उनके राजनीतिक जीवन में दोबारा कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई। 6 जुलाई 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबू जगजीवन राम का अपना जीवन और उनका करियर हमेशा बेदाग रहा। ये बात और है कि उनके बेटे की एक हरकत की वजह से उनका पूरा राजनीतिक जीवन अर्श से फर्श पर आ गया। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।